अब जो नया कैटेगरी हमारे डीएसएम 5 में इंक्लूड किया हुआ है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। आई होप आप लोग समझ रहे हैं जो भी मैं बोल रही हूँ। अगर कहीं पे आपको कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट के बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसको डिटेल में पढ़ा सकते हैं अगले क्लासेस में। डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में कुछ नए कैटेगरीज ऐड भी किए हुए हैं डीएसएम 5 में। पहला जो मेजर कैटेगरी है इज मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से हमने देखा कि डीएसएम 5 में ये था इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। हेलो एवरीवन, मैं इतिश्री लेंका। वेलकम बैक टू पावर विद इन साइकोलॉजी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीयूईटी पीजी के एग्जाम के बारे में। जैसे कि हम लोगों को पता है कि सीयूईटी पीजी के एग्जाम के फॉर्म्स ऑलरेडी ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो उसमें से जो एक टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो क्वेश्चंस हर साल आते हैं, अबनॉर्मल साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी के पेपर से। तो आज के हमारे क्लास के मेन थीम है कि जो जो टॉपिक्स पे अबनॉर्मल साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी के पेपर के जो जो टॉपिक्स रिपीटेडली पिछले साल में पूछे गए हैं, उस हिसाब से हमने ऐसे कुछ टॉपिक्स निकाला है जो नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस में आने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा प्रोबेबल है आने के लिए। तो आज हम लोग उन सारे टॉपिक्स के ऊपर एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हम लोगों को पता है कि अबनॉर्मल साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है साइकोलॉजी का। बट उस पे जो पीजी के क्वेश्चंस एंट्रेंस में आते हैं वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस और डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। पर क्योंकि वो टॉपिक ही बहुत बड़ा है तो बच्चों को पढ़ने में कवर करने में बहुत दिक्कत आती है। तो आज हम लोग वो उस टॉपिक्स को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे जो मेनली पीजी एंट्रेंसेस के लिए इम्पोर्टेंट है सीयूईटी में, और जो रिपीटेडली पूछे गए हैं। तो अभी हम लोग अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अबनॉर्मल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी के पेपर में जो पिछले साल में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उस हिसाब से जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स और डीएसएम। डीएसएम को हम लोग बेसिकली डिसऑर्डर्स के क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। डीएसएम बेसिकली दिया था अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने 1952 में। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि डीएसएम किन्होंने दिया था। यहाँ पे अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशंस में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए कि साइकेट्रिक वाले ऑप्शन पे ही आपको टिक करना है, साइकोलॉजिकल वाले पे नहीं। और जो डीएसएम का फुल फॉर्म होता है, वहां पे जो मेंटल डिसऑर्डर्स आता है एंड में, बहुत बार ऑप्शंस में इसे कंफ्यूज किया जाता है डिसऑर्डर्स और डिजीज के अंदर। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि मेंटल डिसऑर्डर्स पे ही आपको टिक करना है। जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली ये होता है कि डीएसएम 4 और डीएसएम 5 में चेंजेस क्या हुआ है। अभी हम लोग जो किताब में पढ़ रहे हैं या फिर जो भी चीजें हम लोग डायग्नोस कर रहे हैं, मोस्टली डीएसएम 5 के ऊपर बेस्ड है करेंटली। अभी डीएसएम 5 में कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं डीएसएम 4 से, जो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक होता है मल्टी एक्सियल सिस्टम। डीएसएम 4 में क्या होता था, जो भी डिसऑर्डर्स हैं उनको 5 एक्सिस में डिवाइड किया गया था। जैसे पहले एक्सिस में आपके जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स हो गए, स्किजोफ्रेनिया, उन सबको रखा गया था। दूसरे एक्सिस में पर्सनालिटी डिसऑर्डर और मेंटल रिटार्डेशन वालों को रखा गया था। तीसरे में मेडिकल इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स, चौथे में स्ट्रेस इंड्यूस्ड, और ऐसे पांचवे में जनरल अडेप्टिव फंक्शनिंग वैसे करके रखा गया था। अभी डीएसएम 5 में ये सारा एक्सियल सिस्टम को हटा दिया गया है। अभी सभी डिसऑर्डर्स को एक ही लिस्ट में डाला गया है विदाउट एनी एक्सियल सिस्टम। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आती है कि मल्टी एक्सियल सिस्टम किस डीएसएम में हटाया गया है, जिसपे आपको आंसर लिखना है डीएसएम 5। और एक चीज, जो एक मेंटल रिटार्डेशन करके टर्म यूज होता था डीएसएम 4 में, जो बेसिकली हम यूज करते थे उन बच्चों के लिए जिनकी आईक्यू और बुद्धि कम है एवरेज से। तो वहां पे अभी डीएसएम 5 में वो रिटार्डेशन वाला टर्म हटा के और एक नया टर्म डाला गया है जिसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये वाला टर्म बेसिकली एबिलिटी फोकस्ड है और थोड़ा ज्यादा रेस्पेक्टफुल है वो पॉपुलेशन के लिए। इस वजह से हम लोग अभी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी लिखते हैं, मेंटल रिटार्डेशन नहीं लिखा जाता। पहले जो ऑटिज्म डिसऑर्डर्स होते थे, जैसे ऑटिज्म डिसऑर्डर, एस्पर्जर्स डिसऑर्डर, रेट सिंड्रोम, इन सब चीजों को सेपरेट कैटेगरीज में डाला गया था डीएसएम 4 में। अभी डीएसएम 5 में इनको मर्ज करके एक स्पेक्ट्रम में डाला गया है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर ये सारी चीजें आती हैं अभी।
DSM-5 में पहली बार एडल्ट एडीएचडी को रिकॉग्नाइज किया हुआ है। उन्होंने उसमें बताया गया है कि एडीएचडी और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एक ऐसा कंडीशन है जो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन रह सकता है, ऐसा नहीं है कि चाइल्डहुड से लिमिटेड है। अभी मूड डिसऑर्डर में बाइपोलर एंड डिप्रेशन को अभी सेपरेट कैटेगरी में डाला गया है DSM-5 में। उसके अलावा एक नया डिसऑर्डर ऐड किया गया है डिप्रेशन के अंदर, जिसको बोलते हैं डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। ये बेसिकली जो चाइल्डहुड में जो डिप्रेशन दिखता है वो मोस्टली सैडनेस और लोनलीनेस के अलावा इरिटेबिलिटी, क्रोनिक टेम्पर टैंट्रम्स, बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। आप कुछ भी पूछो बच्चा कुछ उल्टा ही आंसर देगा। हर चीज में चिढ़ना, चीजें फेंकना, बहुत ज्यादा इरिटेट होना, ये सब चीजें मोस्टली देखा जाता है बच्चों में। तो इसको हम लोग अभी एक नया टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं जिसको बोला जाएगा डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। उसके अलावा पहले एंजाइटी डिसऑर्डर में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और ओसीडी उसके अंडर आती थी DSM-4 में। पर क्योंकि उनके सिम्टम्स थोड़े डिफरेंट हैं बेसिक एंजाइटी डिसऑर्डर से, तो इनको अभी DSM-5 में एक अलग कैटेगरी में प्लेस किया गया है। पीटीएसडी को प्लेस किया गया है ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, क्योंकि बेसिकली पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का रूट कॉज स्ट्रेसर्स ही होता है। कोई स्ट्रेसफुल इवेंट या फिर कोई लाइफ इवेंट जो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक हो, जिसको भूला नहीं जा रहा, या फिर वो बार बार फ्लैशबैक्स की तरह आ रहा है और कम कंटिन्यूअसली आपका फंक्शनिंग हैम्पर कर रहा है, तो उस चीज को पीटीएसडी बोलते हैं। तो उसको ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर के अंदर डाला गया है DSM-5 में। और ओसीडी को एक सेपरेट कैटेगरी किया गया है एंजाइटी के अलावा, ओसीडी रिलेटेड डिसऑर्डर्स। क्योंकि ओसीडी के सिम्टम्स जो इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं, जो बार बार रिपीटेटिव थॉट्स आते हैं, जो कंपल्सन बिहेवियर होता है, वो थोड़ा एंजाइटी के बाकी डिसऑर्डर्स से अलग है। तो वो सिम्टोमेटोलॉजी की वजह से उसको अलग प्लेस किया हुआ है। उसके अलावा दो डिसऑर्डर्स जो ऐड किए गए हैं DSM-5 और 5 TR में, पहला है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, दूसरा है प्रोलॉन्ग ग्रीफ डिसऑर्डर। इन सबको बस आपको याद रखना है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस में बहुत फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं। स्पेसिफिकली जो ओसीडी डिसऑर्डर को एक दूसरे पार्ट में चेंज किया गया है DSM-5 में, ये क्वेश्चन मैंने बहुत रिपीटेडली देखा है पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस में। उसके अलावा नेक्स्ट द क्लासिफिकेशन पार्ट इज आईसीडी और इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। जो हमने डीएसएम पढ़ा, वो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने दिया था और वो मोस्टली यूएसए बेस्ड कंट्रीज में ही यूज होती हैं। जो आईसीडी हम देख रहे हैं इसको दिया था डब्ल्यूएचओ ने। तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा दिया गया आईसीडी मोस्टली हम होल वर्ल्ड बेस्ड इसको यूज कर सकते हैं। आईसीडी 10 में, आईसीडी 11 में कुछ माइन्यूट चेंजेस हैं। जैसे मेंटल रिटार्डेशन वाला टर्म हमने देखा पहले भी अलग हटाया गया है DSM-5 में। अभी आईसीडी 11 में वो टर्म डिफरेंट है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। जैसे हमने देखा कि DSM-5 में ये था इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो वो एक अलग टर्म है। और आईसीडी 11 में है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। तो इसको आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि DSM-5 में क्या था और आईसीडी 11 में क्या था। आप ये सोच सकते हैं कि जो डेवलपमेंट वाला टर्म यूज हुआ है वो आईसीडी 11 में हुआ है। ये एक इजी तरीका होगा आप लोगों को याद रखने का। ये दूसरा जो सोमाटोफॉर्म डिसऑर्डर है, उसको एक नया नाम मिला है आईसीडी 11 में, जिसको बोलते हैं बॉडीली डिस्ट्रेस डिसऑर्डर। इस पे बेसिकली आपके बॉडी पे जो स्ट्रेस है, जो स्ट्रेस के वजह से वो सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको फोकस करके ये नाम चेंज किया गया है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और एक जो सीवियर चेंज हुआ है आईसीडी 11 में, बेसिकली जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हमारे स्पेसिफिक्स थे, जैसे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी, पैरानोइड पर्सनालिटी, वो स्पेसिफिकेशन हटा दी गई है। अभी आईसीडी 11 के हिसाब से सिवियरिटी के बेस से पर्सनालिटी डिसऑर्डर को अभी हम डायग्नोस कर रहे हैं, जैसे माइल्ड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मॉडरेट पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड सीवियर पर्सनालिटी डिसऑर्डर। जो जो टाइप्स हुआ करते थे उनको थोड़ा चेंज करके एज स्पेसिफायर्स हम यूज करते हैं। जैसे सपोज हम डायग्नोस कर रहे हैं बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी को, तो वहां पे हम ऐसे लिखेंगे माइल्ड पर्सनालिटी डिसऑर्डर बॉर्डरलाइन टाइप। तो वो जो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर हम पहले लिखते थे, उसको नहीं लिख के आईसीडी 11 के हिसाब से हमको वहां पे एक बॉर्डरलाइन टाइप करके ऐड करना है उसके सिवियरिटी के साथ। अभी
जब हमने वो क्लासिफिकेशन के दोनों टॉपिक्स कवर कर लिए, जो एक डिसऑर्डर मोस्टली हम लोग पढ़ते हैं, जो आपकी किताबों में सबसे ज्यादा जो पोर्शन भरा हुआ है जिसके बारे में, वो होता है स्किज़ोफ्रेनिया। ये वाली टॉपिक ऑलमोस्ट हर एग्जाम में, चाहे वो सीयूईटी पीजी की हो, एमफिल की एंट्रेंस हो, नेट का एंट्रेंस हो, हर एग्जाम में स्किज़ोफ्रेनिया से एक क्वेश्चन तो होता ही है। तो अभी हम देखेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोसिस की कैटेगरी क्या है डीएसएम के हिसाब से। जो सिम्टम्स मोस्टली इसमें होते हैं, जो प्रोमिनेंट होने चाहिए, पहला होता है डिल्यूजन, दूसरा होता है हैलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, उसके अलावा नेगेटिव सिम्टम्स। एक एक सिम्टम को हम थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे क्योंकि ये पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम जाएंगे डिल्यूजन पे। डिल्यूजन बेसिकली होता है एक ऐसा बिलीफ इंसान का जो गलत होता है पर फिक्स्ड होता है, उसको हम हिला नहीं सकते। जैसे सपोज एक पेशेंट आके आपको बोल रहा है कि मेरे घर वाले मेरे पे जादू टोना कर रहे हैं। हमको पता है कि ऐसा नहीं हो रहा, शायद उसके घर वाले भी बोल रहे हैं कि वैसा नहीं है, उनके आसपास कल्चर में भी वैसा नहीं होता, पर पेशेंट को पूरा बिलीफ है कि वैसा हो रहा है, उसके ऊपर जादू टोना हो रहा है प्रॉपर। और हम लोग जितना भी उसको एविडेंस दे रहे हैं, जितना भी उसको बता रहे हैं कि नहीं कैसे हुआ, आपने कुछ देखा है क्या, जितना भी काउंटर करने की ट्राई कर रहे हैं, वो उस चीज को मानने के लिए रेडी ही नहीं है। वो कंप्लीटली डिनाई कर रहा है कि नहीं ये चीज है। तो इसको बोलते हैं डिल्यूजन। इसमें मेन टर्म है फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, जिसको हम शेक नहीं कर सकते और जो कल्चरली एक्सेप्टेड नहीं है। टाइप्स ऑफ डिल्यूजन होते हैं कुछ प्रोमिनेंट जो एग्जाम्स में आते हैं। जो अभी मैंने बोला कि जादू टोना करने वाला मोस्टली, जैसे कि कोई मुझे हार्म कर रहा है या फिर कोई मुझे मेरे पीछे प्लान कर रहा है मेरे बारे में, इन सब चीज आती हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन के अंडर। दूसरा यहाँ थोड़ा मिलता जुलता है, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, सपोज टीवी पे कुछ गाना बज रहा है या फिर कोई दो लोग बात कर रहे हैं या फिर मेरे सामने कोई दो लोग बात कर रहे हैं, तो पेशेंट बोल रहा है कि वो दोनों मेरे बारे में बात कर रहे हैं। चाहे उसको वो चीज सुनाई दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, पर उसको लग रहा है कि वो दोनों उसी के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो जो भी आसपास कुछ चल रहा है, पेशेंट को लग रहा है वो मेरे बारे में ही चल रहा है। तो इसको हम बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। अभी आता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर होता है कि पेशेंट को लगता है कि, जिस पेशेंट आके बोलता है मैं आज के लिए मैं सीएम की पोजीशन पे हूँ, चीफ मिनिस्टर हूं मैं, या फिर मेरे पास, आपको पता है मेरे पास इतना ज्यादा पावर है कि मैं अभी चाहूँ ना तो ये पृथ्वी तुरंत ही ध्वंस कर सकता हूँ। तो जो एबिलिटी और पावर का एक वहम होता है, जो वो सच मान रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर। अभी आएगा डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल में पेशेंट बताता है कि आपको पता है मेरे दिमाग में ना कोई मेरे थॉट्स को कंट्रोल कर रहा है, जो भी मैं सोच रही हूँ मुझे लग रहा है कि वो पूरा मुझे कंट्रोल कर रहा है, मैं जो सोच रही हूँ। तो इन चीजों में, और मैं जो फील कर रही हूँ ना उसकी वजह से ही कर रही हूँ, वही कंट्रोल कर रहा है, इस वजह से मैं वैसे सोच रही हूँ। तो इसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। उसके बाद आएगा डिल्यूजन ऑफ एरोटोमैनिया। एरोटोमैनिया में क्या होता है, सपोज पेशेंट आपको बोल रहा है, आपको नहीं पता वो जो टीवी पे जो गाती है ना वो मुझसे बहुत प्यार करती है, उसको पता ही नहीं है कि पेशेंट कौन है, पर पेशेंट पूरा कन्विंस्ड है कि वो जो इंसान टीवी पे आता है उसका नाम जो भी है वो मुझसे प्यार करती है। तो ये इसमें ये होता है कि कोई एक फेमस इंसान आपसे प्यार कर रहा है, ये आपकी बिलीफ होती है प्रॉपर। इसको बोला जाता है डिल्यूजन ऑफ एरोटोमैनिया। अभी आता है डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी। ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है प्रूफ करने में क्लिनिकल टर्म्स में, क्योंकि यहाँ पे एक वाइफ आके बोल रही है कि मेरे हस्बैंड मेरे पे चीट कर रहे हैं, उनका किसी के साथ अफेयर है। तो वो अगर वो सच है कि फॉल्स है, वो एक्चुअली डिड्यूस करना बहुत डिफिकल्ट है, पर कभी कभी क्या होता है वो नहीं होता और वाइफ को कंप्लीटली बिलीव होता है कि नहीं वो है। जैसे छोटी छोटी चीजों में अगर हस्बैंड किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो वाइफ थिंक्स कि नहीं ये मुझ पे चीट ही कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी, जहां पे ये सच ना होते हुए भी एक पक्का बिलीफ होता है वो पेशेंट को। ये कुछ टाइप के डिल्यूजन्स हैं जो प्रोमिनेंटली पूछे जाते हैं। अभी आएंगे हेलुसिनेशन पे। हेलुसिनेशन इज अ बेसिकली फॉल्स सेंसरी परसेप्शन, जहां पे एक चीज होती नहीं है पर हम उसको परसीव कर रहे हैं। जैसे सपोज विजुअल हेलुसिनेशन, पेशेंट बोल रहा है कि वो इंसान सामने खड़ा है मेरे,
मेरे सामने एक लड़की खड़ी है, आपको कोई नहीं दिख रहा वहां पे, कोई है भी नहीं वहां पे, बट पेशेंट पूरा उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि उसके बाल ऐसे हैं, उसने ऐसे कपड़े पहने हैं। तो जो चीज वहां पे है नहीं, जो चीज प्रेजेंट नहीं है, पेशेंट उसको प्रॉपरली डिस्क्राइब कर रहा है, उसको दिख रहा है वो चीज, उसको हम बोलते हैं हेलुसिनेशन। द फॉल्स सेंसरी परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल स्टिम्युलस। इस जो मैंने एग्जांपल दिया वो है विजुअल हेलुसिनेशन का। स्किज़ोफ्रेनिया में जो हेलुसिनेशन सबसे ज्यादा कॉमन है उसको बोलते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन, जहां पे मोस्टली पेशेंट को सुनाई देती है चीजें। बहुत बार पेशेंट को किसी की बात करने की आवाज सुनाई देती है, या फिर कोई ऐसा बोल रहा है कि तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, तुम वहां चले जाओ, यहाँ चले जाओ। ये कमांड हेलुसिनेशन होती है जो ऑडिटरी के अंडर आते हैं। तो ऑडिटरी हेलुसिनेशन इज द मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन विच इज सीन इन स्किजोफ्रेनिया। उसके अलावा बाकी सारे सेंसरी मोडालिटीज के भी हेलुसिनेशन होते हैं, जैसे अल्फैक्टरी हो गया स्मेल का, गस्टेटरी टेस्ट का, और टैक्टाइल हो गया टच का। इन तीनों का भी हेलुसिनेशन होता है, और अलग अलग हेलुसिनेशंस हैं जो हम लोग मेजर क्लासेस में, जो हमारा डिटेल्ड कोर्स है उसमें पढ़ेंगे। हमारे सीयूईटी पीजी के लिए स्पेसिफिकली पावर विद इन साइकोलॉजी ने लक्ष्य क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जो 15 दिसंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। प्राइस बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। और जो जो टॉपिक हमने यहाँ पे पढ़ा है, अगर आपने उसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और अच्छे से क्लासेस करना चाहते हैं, यहाँ पे डिजिटल स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, लाइव सीरीज, रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल है आप लोगों के लिए। तो आप लोग प्लीज हमारे वेबसाइट पे विजिट कीजिए और प्लीज क्लासेस ज्वाइन कीजिए। ये रहे हमारे कुछ टॉपर सीयूईटी के आपके रेफरेंस के लिए। नेक्स्ट, अभी हम पढ़ेंगे नेगेटिव सिम्टम्स। ये जो हमने पढ़ा डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, ये बेसिकली होते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स, क्योंकि इसमें कुछ एक एक्स्ट्रा चीज पेशेंट में ऐड हो रही है। जैसे हमारा वो जो कुछ परसीव करना एक्स्ट्रा, वो हमारे बेसिक फंक्शनिंग में है नहीं, वो एक एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं पॉजिटिव सिम्टम। अभी हम देखेंगे नेगेटिव सिम्टम। नेगेटिव सिम्टम में क्या होता है, जो भी चीजें हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग में है, उसमें से कुछ कुछ चीजें एलिमिनेट हो जाती है। जैसे पहला हो गया हमारा अफेक्टिव फ्लैटनिंग। अफेक्टिव फ्लैटनिंग में क्या होता है, हमारा एक्सप्रेशन पूरा जीरो हो जाता है। जैसे अगर कोई नेगेटिव सिम्टम वाला पेशेंट आपके सामने है, आप कुछ भी बोल रहे हैं, उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आती, बिल्कुल ही ब्लैंक बैठा होता है वो इंसान। इसको बोलते हैं अफेक्टिव फ्लैटनिंग। एलोजिया में वो बोलना क्या चाहता है, क्या बोलना है, वो स्पीच कम हो जाती है, उसके पास वर्ड्स नहीं होते वो डिस्क्राइब करने के लिए। वैसे ही हो गया अवोल्यूशन, जिसमें मोटिवेशन नहीं होती। एनहेडोनिया, जिसमें प्लेजर सीकिंग और कुछ अच्छा करने की इच्छा नहीं होती, खुशी की इच्छा नहीं होती। एसोशियलिटी इज बेसिकली लोगों से मिलना जुलना पूरा कम हो जाता है। और एपैथी, दूसरों की तरफ जो एम्पैथी है, जो दूसरों का चीज समझना है, वो चीज पूरा ही कम हो जाता है। तो ये 6 होते हैं हमारे प्रोमिनेंट नेगेटिव सिम्टम्स। अभी हम देखेंगे डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में कुछ नए कैटेगरीज ऐड भी किए हुए हैं DSM-5 में। पहला जो मेजर कैटेगरी है इज मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। यहाँ पे लो मूड रहना, काम करने को इंटरेस्ट नहीं रहना, स्लीप डिस्टर्बेंस, एपेटाइट डिस्टर्बेंस, ये सब चीजें होती हैं, जैसे कि आपको पता है। मोस्टली ड्यूरेशन होता है मोर देन 2 वीक्स होने पे हम लोग मेजर डिप्रेसिव एपिसोड डायग्नोस करते हैं। और एक मेन क्राइटेरिया है कि इसमें मैनिया और हाइपोमैनिया के कोई भी एपिसोड नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो डायग्नोसिस चेंज हो जाएगा। तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में मैनिया और हाइपोमैनिया के सिम्टम्स नहीं होते हैं। इसका एक स्लाइटली लेस सिवियर वर्जन होता है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं डिस्थाइमिया। ये 2 साल से ज्यादा हो जाता है इसका ड्यूरेशन, ये क्रॉनिक है, पर इसमें सिम्टम्स कम होते हैं। जैसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में अगर हम टेस्ट करेंगे तो शायद मॉडरेट या सीवियर आए, बट डिप्रेसिव डिसऑर्डर में वो मोस्टली माइल्ड लेवल पे आता है। तो वो जो इंटेंसिटी होती है डिप्रेशन की, वो थोड़ी कम होती है, पर ड्यूरेशन ज्यादा होता है। और डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर जो बच्चों को होता है 6 से 18 साल के बीच में, वो उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। और एक नया कैटेगरी है प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। ये बेसिकली मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 1 वीक पहले बहुत ही रैपिड मूड चेंजेस, बहुत लो रहना, मूड लैबिलिटी, इरिटेबिलिटी, जिससे बहुत ही ज्यादा मूड चेंज होना, चिड़चिड़ होना, इरिटेबल होना, ये चीजें प्रोमिनेंटली दिखती है। वही कुछ टाइम के लिए, जो बाद में मेंसेस के कुछ टाइम बाद रिजॉल्व हो जाती है। तो इसको बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। अभी आया बाइपोलर डिसऑर्डर।
जैसे मैंने बोला था कि DSM-5 में डिप्रेसिव और बाइपोलर को दो सेपरेट कैटेगरी किया गया है। तो भी बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर आता है पहला जो है बाइपोलर 1 डिसऑर्डर। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर हम तब बोलेंगे अगर एक भी मैनिक एपिसोड हो, चाहे डिप्रेसिव हो या ना हो, हम उसको बाइपोलर डिसऑर्डर डायग्नोस कर रहे हैं। मैनिक एपिसोड में क्या होता है, वो पेशेंट बहुत ही ज्यादा आपको खुश दिखेगा मोस्टली और ज्यादा इरिटेबल, जैसे बहुत ही ज्यादा एक्टिव, एक जगह पे बैठना नहीं है, कुछ कुछ बड़बड़ बड़बड़ करते रहना है, पूरा लगातार गपना है, हंस रहा है अपने आप से, एक जगह पे ठहर के नहीं बैठ रहा, गाना गा रहा, नाच रहा है आपके सामने। तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड मोड पे रहते हैं पेशेंट, जो कि नॉर्मल से बहुत ही एक्सीड कर जाता है। तो इसको हम बोलते हैं मैनिक एपिसोड। ये अगर सिम्टम्स एक वीक तक रहा है और उससे ज्यादा रहा है तो हम उसको मैनिक एपिसोड बोलते हैं, और वो बाइपोलर 1 डिसऑर्डर में डायग्नोस होता है। अभी आता है बाइपोलर 2 डिसऑर्डर। यहाँ पे हाइपोमैनिक एपिसोड होते हैं और कभी-कभी मेजर डिप्रेसिव एपिसोड उसके साथ होते हैं। तो हाइपोमैनिक एपिसोड प्लस मेजर डिप्रेसिव एपिसोड होता है। हाइपोमैनिक एपिसोड क्या होता है? जैसे मैनिया ने हमने बोला, मैनिया में कि एक्साइटेशन बहुत ही ज्यादा होता है। हाइपोमैनिक में थोड़ा इंटेंसिटी कम होता है। जैसे हाइपोमैनिक में अगर कोई इंसान एक काम को 1-2 घंटे में करता है नॉर्मली, हाइपोमैनिक में वो उसको आधे घंटे में कंप्लीट कर लेगा। तो कभी-कभी हाइपोमानिया में प्रोडक्टिविटी थोड़ी बढ़ भी जाती है कुछ टाइम के लिए। तो इसको अगर 4 दिन से ज़्यादा ये सिम्पटम रहे हैं, उसको हाइपोमैनिक एपिसोड्स बोला जाता है, और ये फुल मैनिया में कभी कन्वर्ट नहीं हुआ है। जब भी वो फुल मैनिया में कन्वर्ट होगा, तो वो डायग्नोसिस अलग हो जाएगी। इसको बोला जाएगा बाइपोलर 2 डिसऑर्डर। इसमें और एक चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, उसको बोलते हैं साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर। ये जो हम जैसे हमने डिप्रेसिव डिसऑर्डर में डिस्थाइमिक देखा, बाइपोलर में होता है साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर। यहाँ पे क्या होता है, 2 साल से ज्यादा तक अगर फ्लक्चुएटिंग सिम्टम्स रह रहे हैं बाइपोलर डिसऑर्डर्स के, जैसे कंटिन्यू कर रहा है एपिसोड्स, तो उसको हम बोलते हैं साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर। इसका बस इंटेंसिटी थोड़ा कम होता है मेजर बाइपोलर और बाइपोलर 2 डिसऑर्डर से। अभी आएगा एंजाइटी डिसऑर्डर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आई थिंक ऑलमोस्ट सारे ही इसके अंदर के डिसऑर्डर से क्वेश्चंस आते हैं। पहला आया जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें एक्सेसिव फ्री फ्लोइंग एंजाइटी होती है, रीजन नहीं होता कुछ चीजों के लिए, हर एक चीज के लिए एक डर लगना, हर एक चीज में नर्वस होना, एंसियस फील करना, एंजाइटी इज फ्री फ्लोइंग हियर। तो उसको बोलते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। उसके बाद आया पैनिक डिसऑर्डर। अगर 1 महीने तक या फिर आपको बार बार पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, और उसके बारे में आपकी जो टेंशन है और आपकी जो, उसको बोलते हैं, जो आप बार बार सोच रहे हैं या फिर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, वो चीजें 1 मंथ से ज्यादा एक्सीड कर रही है, उसको बोलते हैं पैनिक डिसऑर्डर। जो जो मेजर टर्मिनोलॉजी इसमें आते हैं, पहला है अगोराफोबिया। अगोराफोबिया में क्या होता है, आपको बंद जगहों से, जैसे कि कोई बहुत भीड़ वाली जगह है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, ओपन स्पेसेस, एनक्लोज स्पेसेस, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, इसमें डर होता है कि मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा। जैसे मॉल में बहुत सारे लोग हैं, तो जो पेशेंट होता है उसको लगता है कि अगर मैं यहाँ पे फंस गया तो मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा। तो वो जो स्पेसेस का डर है कि मैं एस्केप नहीं कर पाऊंगा इस जगह से, उसको बोलते हैं अगोराफोबिया। उसके बाद आता है स्पेसिफिक फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया में किसी किसी एक पर्टिकुलर चीज से पेशेंट को डर रहता है, और वो डर कभी कभी इरेशनल लेवल तक भी रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी किसी को वाटर से डर रहता है, पानी से, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। जैसे कहीं पे भी पानी दिखे या फिर कोई भी पानी वाली चीज हो, वो लोग वहां पे नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि मैं डूब जाऊंगा या फिर मुझे कुछ हो जाएगा, तो बहुत ही ज्यादा फियर होता है, जैसे उनको उस जगह के पास लेके जाना भी डिफिकल्ट होता है। सपोज आप समुंदर के पास गए हैं, आप, ऐसा नहीं है कि वो लोग कभी कभी समुंदर के आसपास नहीं जाएंगे, वो तो बहुत लोग वैसे भी नहीं जाते, पर वो लोग बीच में सैंड के ऊपर भी नहीं जाएंगे, क्योंकि शायद पानी आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो वो बहुत डर बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम होता है। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक फोबिया। फिर आता है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर और सोशल फोबिया। यहाँ पे पेशेंट्स आके बोलते हैं कि मोस्टली परफॉर्मेंस के टाइम पे, जैसे मुझे दूसरों से बात करने से डर लगता है, मैं किसी से बात करूं मुझे समझ नहीं आता कि मुझे इंटरेक्ट कैसे करना है, एंसियस फील होने लगता है, कुछ कह दूं तो उसको कुछ गलत लग जाएगा, वो बुरा सोचेगा। इस
वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं खुद को और किसी से बात ही नहीं कर पाते इस वजह से। और एक हुआ सेपरेशन एंग्जायटी डिसऑर्डर, ये मोस्टली बच्चों में देखा जाता है। जैसे ही आप बच्चे को अपने पेरेंट्स से थोड़ा दूर करते हैं, बच्चा बहुत ज़्यादा रोने लगता है, बिल्कुल ही नहीं रहेगा, बहुत इरिटेबल होने लगता है। तो ये अगर बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रहा, कंटीन्यूअस रहा तो इसको सेपरेशन एंग्जायटी डिसऑर्डर बोलते हैं। दूसरा आता है सिलेक्टिव म्यूटिज़्म। सपोज़ किसी घर में एक पेरेंट कोई वो बच्चे को बहुत ज़्यादा मारता है। तो बच्चा ना उसी के पास जाके चुप हो जाता है, बिल्कुल बात नहीं कर पाता। घर पे उसके आवाज़ ही नहीं निकलती, जबकि वो बाहर बात कर पाता है। और ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के नहीं बात कर रहा। तो सिलेक्टिव म्यूटिज़्म में कुछ कोई एक स्पेसिफिक सिचुएशन में म्यूटिज़्म होती है। बिल्कुल आवाज़ ही नहीं आती और बात ही नहीं कर पाता इंसान। बाकी जगहों पे उसकी स्पीच सही है, स्पीच प्रोडक्शन में कुछ इश्यू नहीं है यहाँ पे। अभी आएगा ये कुछ मेजर फोबिया के नाम है, इसमें से जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है वो मैं थोड़ा पढ़ लेती हूँ। जैसे हाइट के फियर को बोला जाता है एक्रोफोबिया। इनक्लोज स्पेसेस में क्लस्ट्रोफोबिया, डॉग्स वाला बोला जाता है साइनोफोबिया, वाटर का मैंने बोला आपको हाइड्रोफोबिया बोला जाता है। फियर ऑफ डेथ इज थैनाटोफोबिया। ओके। अब जो नया कैटेगरी हमारे DSM-5 में इंक्लूड किया हुआ है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। आई होप आप लोग समझ रहे हैं जो भी मैं बोल रही हूँ। अगर कहीं पे आपको कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट के बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसको डिटेल में पढ़ा सकते हैं अगले क्लासेस में। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स में जो पहला डिसऑर्डर है वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और OCD। यहाँ पे क्या होता है OCD में, एक ही थॉट बार-बार आपको कंटिन्यूअसली आता है। आप चाहे जितना वो थॉट को ने इग्नोर करने की सोचे या फिर जितना चाहे कि ना आए वो थॉट्स, वो इंट्रूसिव होता है। बार-बार कंटिन्यूअसली आता है और उसको कम करने के लिए आप कुछ बिहेवियर्स में एंगेज होते हैं जिसको बोला जाता है कंपल्सन। इसका एक बहुत ही सिंपल टाइप है जो है कंटामिनेशन ऑब्सेशन। उसमें पेशेंट बोलता है कि मैं जितना भी इसको साफ करूँ मुझे लगता है कि कोई गंदगी है यहाँ पे, कोई डर्ट है। तो मैं एक बार हाथ धोती हूँ, तो मुझे लगता है फिर दूसरी बार गंदा हो गया तो मैं दोबारा धोती हूँ, फिर लगता है यहाँ पे थोड़ा साबुन लग गया तो मैं और एक बार धोती हूँ। तो ये रिपीटेडली चलता रहता है। तो ये जो थॉट आता है कि यहाँ पे कोई जर्म्स हैं, इसको बोला जाता है ऑब्सेशन। और जो मैं रिपीटेडली धो रहा है जो पेशेंट, उसको बोला जाता है कंपल्सन बिहेवियर। और ये मोस्टली डिस्ट्रेसिंग होती है, आपकी फंक्शनिंग को हैम्पर करती है और दिन में 1 घंटे से ज़्यादा रहते हैं ये थॉट्स। दूसरा एक नया कैटेगरी है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। यहाँ पे क्या होता है, पेशेंट आके बोलता है मेरा ये नाक ना टेढ़ा है। कुछ नहीं होता नाक में प्रॉब्लम, पर वो बार-बार मिरर के सामने चेक करना कि मेरा नाक क्यों टेढ़ा है, कैसा है, बार-बार ग्रूम करना एक्सेसिवली खुद को। और वो फ्लॉ पे बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन हो जाना कि बार-बार थॉट्स आ रहा है कि ये नाक टेढ़ी ही है। इसको बोला जाता है कि बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। और एक दूसरा है होर्डिंग डिसऑर्डर। होर्डिंग डिसऑर्डर में क्या होता है, पेशेंट बहुत सारी चीजें कलेक्ट करता है। जैसे किसी ने चॉकलेट के रैपर्स, कुछ नीड नहीं है, उसका कुछ इमोशनल वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है, पर उसको उसने बहुत सारे ऐसे कलेक्ट करके पूरा घर भर दिया हुआ है। और जैसे ही आप उसको फेंकने को बोले वो इंसान बिल्कुल राजी ही नहीं होता, तो एक क्लटर बन जाता है उसके आसपास। उसको बोलते हैं होर्डिंग डिसऑर्डर। तो क्योंकि उसको एक बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि अपने पास कुछ चीज को खुद से लेट गो करने में। दूसरा बोलते हैं ट्रिकोटिलोमैनिया। ट्रिकोटिलोमैनिया में क्या होता है, इसमें हेयर पुलिंग होती है। जैसे कि मैंने केसेस देखे हैं जहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, उनका एक कोई एक पार्ट से हेयर पूरा ही पुल्ड आउट होता है और बाल्ड स्पॉट होता है। क्योंकि उनका कंप्लेन है कि जब भी मुझे स्ट्रेस होता है तो मैं ये यहाँ पे पुल करती हूँ। और जब मैं पुल करती हूँ रिपीटेडली पुल करने के बाद मुझे थोड़ा शांति मिलता है। इट इज़ बेसिकली कि स्ट्रेस हो रहा है, हेयर पुलिंग हो रही है, पुलिंग के बाद उनको थोड़ा रिलैक्स लग रहा है। तो ये बिहेवियर कंटिन्यूअसली चल रहा है जो कि बहुत ही हार्मफुल होती है हेयर के लिए। तो इसको बोला जाता है ट्रिकोटिलोमैनिया। दूसरा ऐसा ही है एक्सकोरिएशन। एक्सकोरिएशन में क्या होता है, रिपीटेड स्किन पिकिंग। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत लोग बैठते-बैठते अपना नाखून के ये जो साइड वाला हिस्सा होता है इसको निकाल निकाल रहे होते हैं। तो ये रिपीटेडली होता है। जब भी आपको स्ट्रेस आ रहा है आप अपने स्किन को पिक कर रहे हो। ऐसा भी होता है कि लोगों के हाथों में जगह-जगह पे पूरा वैसे छिल गया होता है, क्योंकि वो बहुत रिपीटेडली कर रहे हैं और वो करने से रिलीफ मिलता है। जब भी स्ट्रेस होता है वो बिहेवियर बढ़ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं स्किन पिकिंग डिसऑर्डर।
अभी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक है शायद। तो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में जो पहला आता है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये बहुत सारे मूवीज में हम लोगों ने देखा हुआ है कि दो तीन पर्सनैलिटी है, अपरिचित ले लीजिए आप। तो इसमें क्या होता है कि एक इंसान में दो से ज्यादा पर्सनैलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, और अल्टर पर्सनैलिटी, मेन पर्सनैलिटी, और वो मेमोरी में गैप्स हो जाती हैं। एक पर्सनैलिटी ने जो किया है वो दूसरे को याद नहीं रहता। आप कब किसी से बात कर रहे हैं आपको पता नहीं कि अभी कौन सी पर्सनैलिटी प्रेजेंट है। तो इसको बोला जाता है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी बोला गया था। तो उसके बाद आता है डिसोसिएटिव अमनेशिया। इसमें क्या होता है, पेशेंट जो स्ट्रेसफुल मेमोरी होती है वो भूल जाता है। इसका एक स्पेसिफिक सब टाइप है जिसको बोला जाता है डिसोसिएटिव फ्यूग। ये बहुत ही ज्यादा रिपीटेडली क्वेश्चंस में आता है। इसमें क्या होता है, एक पेशेंट है सपोज, वो बहुत कुछ स्ट्रेसफुल इवेंट के बाद शायद वो अपने घर से चला गया है कहीं पे, और किसी दूसरी जगह किसी दूसरे नाम से रह रहा है। वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी जगह सब कुछ भूल चुका है और एक दूसरा आइडेंटिटी से अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट कर रहा है। तो डिसोसिएटिव फ्यूग में क्या होता है, सडन ट्रैवलिंग और आइडेंटिटी अजम्पशन, एक नई आइडेंटिटी लेके जीना और अपनी जगह से ट्रैवल करके दूर चले जाके एक नया नाम लेके जीना, उसको बोला जाता है डिसोसिएटिव फ्यूग। ये वाली टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। उसके बाद एक दो एक्सपीरियंसेस है, दैट इज डीपर्सनलाइजेशन एंड डीरियलाइजेशन। डीपर्सनलाइजेशन में पेशेंट बोलता है कि मुझे लग रहा है कि मैं अपने बॉडी के अंदर नहीं हूँ, मैं वहां से दूर से खड़े होके खुद को देख रही हूँ। मुझे लग रहा है ये जो मैं कर रही हूँ वो मैं नहीं हूँ, मैं वहां से खड़े होके खुद को देख रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। तो हमको अपनी बॉडी से डिटैच फील होता है। पेशेंट को ये नहीं लगता कि उसके बॉडी के अंदर वो प्रेजेंट है। उसको बोलते हैं डीपर्सनलाइजेशन। डीरियलाइजेशन में लगता है कि जो सराउंडिंग है, जो आपके आसपास की चीजें हैं, उससे डिटैचमेंट होती है, कि मैं यहाँ हूं ही नहीं। तो डीपर्सनलाइजेशन में जो डिटैचमेंट होती है वो खुद से होती है, पर्सन से होती है। डीरियलाइजेशन में जो डिटैचमेंट होती है वो सराउंडिंग से होती है। और इन दोनों चीजों को साइकोसिस से हमको डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है कि इन दोनों चीजों में रियलिटी टेस्टिंग इंटैक्ट होता है। पेशेंट को पता है कि वो कहाँ पे है, वो क्या कर रहा है। स्किज़ोफ्रेनिया में जो सिम्टम्स होते हैं, जहाँ पे साइकोसिस होती है, पेशेंट किसी अलग दुनिया में बात कर रहा है, वो चीजें यहाँ पे नहीं होती। उसके रियलिटी ओरिएंटेशन इंटैक्ट है कि वो अभी कहाँ है, टाइम क्या हुआ है, अभी लोग कौन कौन है उसके पास, वो चीजें उसको पता है, पर उसको डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन एक्सपीरियंस हो रहा है। तो ये चीजें साइकोसिस से अलग करनी बहुत जरूरी है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो हमारे सीयूईटी पीजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें से अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल को कांटेक्ट कीजिए, हमारे वेबसाइट पे आप लिखिए, या फिर आप वीडियो के नीचे कमेंट में भी डाल सकते हैं। और किसी टॉपिक के ऊपर अगर आपको थोड़ा इलेबोरेटिव और थोड़े ज्यादा बड़े वीडियोस चाहिए जिसको प्रॉपर इलेबोरेट कर सके हम, आप प्लीज हमको कमेंट में लिखिए, तो हम उस पे एक नया वीडियो डालने की ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच।